हेलो हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्विच बूट प्रोसेस। तो स्विच बूट प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके पहले बना होगा कि राउटर बूट प्रोसेस क्या था। ये राउटर बूट प्रोसेस जब हम वर्क करते हैं, राउटर बूट प्रोसेस या स्विच बूट प्रोसेस या एक्सवाइजेड बूट प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कोई आपका डिवाइस वो स्टार्ट करते हैं, हम उसको जैसे ही हम उसको पावर ऑन करते हैं, हमारा जो स्विच होता है, हमारा कोई जैसे कि हम सपोज को कोई टीवी ऑन करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, हमारा फाइल्स वगैरह रन करना शुरू करता है। जैसे ही हम पावर ऑन का बटन क्लिक करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो उसमें अलग अलग बैकएंड में सारी कॉन्फ़िगरेशंस रन होना शुरू हो जाती है। उसको बायोस वगैरह कॉन्फ़िगर करना शुरू होगा, फ्लैश मेमोरी के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कॉन्फ़िगर किया जाएगा, उसको बूट किया जाएगा, उसको शुरू किया जाएगा। देन जो हमारा होता है जो हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं, हमारे इंटरफेसेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। देन हमारा एनवी रैम के थ्रू कोई भी जो हमारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो सारी चीज़ें एक्सेस एक्सेस करके हमें रैम के अंदर पुट की जाती है। देन हमारा रैम उसको कॉन्फ़िगर करता है, रैम उसको रन करता है, स्टार्ट रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस को क्रिएट कर देता है, बना देता है। तो बेसिकली बूट प्रोसेस का क्या हुआ होता है, जब भी कोई आपका डिवाइस होता है जो रन होता है, तो वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है आपको एक प्रॉपरली इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, आपको यूजेबल डिवाइस बना के रखने बनाने के लिए यूजेबल डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिकली क्या होगा कि जब अगर पावर होता है तो पावर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, कोई आपका रन नहीं होता, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको शुरू करने के लिए, उसमें वर्क करने के लिए, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है, आपको उसको बूट करना होगा। उसको बूट का प्रोसेस यानी कि उसको स्टार्ट करना, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको बूट करना यानी शुरू करना उसका, उस चीज़ को बूट बोलता है, बोला जाता है। तो उसका जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने के लिए उसके क्या क्या स्टेप्स आपके फॉलो किए जाते हैं, कि कितने स्टेप्स में आपका एक स्विच है जो प्रॉपर पूरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका रन किया जाता है, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन रन कर सकते हैं। अभी आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसको, या एक्सवाइजेड जो भी आपका मोटिव है उसको रन करने के लिए, जो भी आपको वर्किंग फंक्शंस हैं, वो कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। एज डिवाइस कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक आपका डिवाइस पहुंचता है, क्या क्या वो बीच में प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं स्विच बूट प्रोसेस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ steps or switch follow from the moment it is power on until it become fully operational। जैसे मैं बता था कि पावर ऑफ से लेके पावर ऑन जब आप शुरू करते हैं, पावर ऑफ स्विच आप पावर ऑफ से अपनी स्टेट चेंज की, उसकी पावर ऑन, देन जब वो फुली ऑपरेशनल हो जाता है, जहाँ आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट वर्क होगा आपका, वो आपको वर्क उस पर अपनी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, या आपका जो भी वर्किंग फंक्शन होगा आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस पर, वो आपका वो एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट होता है। वो आपका आता है टोटल 5 स्टेज में, जिसको बोलते हैं पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, बूट लोडर एग्जीक्यूशन, फ्लैश फाइल सिस्टम इनिशियलाइजेशन, लोडिंग द आईओएस इमेज, कॉन्फ़िगरेशंस लोडिंग, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होंगे वो सारी चीजें कैसे लोड की गई है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि जो आपका बूट प्रोसेस होता है बेसिकली, उसमें आपकी अलग अलग चीजें चेक की जाती है। जैसे हार्डवेयर वगैरह आपके चेक किए जाएंगे कि मेरे जितने सभी पोर्ट्स हैं, मेरे सभी पोर्ट्स वर्किंग फंक्शन में है या नहीं है, ठीक है। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर लोड हो रहा है नहीं हो रहा, या स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो एडीआर की पुरानी कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। बेसिकली जब इसको स्विच ऑन होता है, वो एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करता है, ताकि आपका जो स्विच होता है सेफ और आपका प्रॉपरली काम कर सके, ठीक है। इसी प्रोसेस को आपका स्विच बूट प्रोसेस कहते हैं। इसमें बेसिकली 5 स्टेजों में जो आपको बताया कि पावर, सेल्फ टेस्ट, पोस्ट इसको बोलते हैं, फिर उसका बूट लोडर एग्जीक्यूशन, बूट लोडर, फ्लैश इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन फ्लैश फाइल सिस्टम इनिशियलाइजेशन, लोडिंग द पावर इमेज, कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग। तो हमारा आता है सबसे पहले पावर और सेल्फ टेस्ट। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट एक बेसिकली ऑटोमेटिक आपका हार्डवेयर टेस्टिंग प्रोसेस होता है, जो जब स्विच ऑन होता है सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले रन किया जाता है। ये बेसिकली आपका रोम मेमोरी में स्टोर होता है। रैम और रोम मैं आपको पहले ही बता चुका था कि रैम और रोम क्या होते हैं। रोम आपका होता है एक जैसे कि आपका रैम, रोम, एनवी रैम एंड फ्लैश मेमोरी, ये आपके पहले ही बताया गया था कि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपकी रोम एक बेसिकली क्या होती है, एक फिक्स्ड परमानेंट आपकी स्टोरेज होती है किसी भी इसकी, जहाँ आपके आईओएस वगैरह, ओएस वगैरह, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आपकी सेव करके रखी जाती है, ठीक है। वो आपका रोम मेमोरी में स्टोर होती है, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जब भी स्विच होगा सबसे पहले रोम मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका रैम होता है। रैम आपकी टेम्परेरी स्टोरेज होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है जब आप कोई फोन यूज करते हैं, ठीक है। तो फोन यूज करते करते आपका क्या होता है कि जो आप एप्लीकेशंस वगैरह रन कर रहे हैं, जो आपने कोई सपोज करो कोई गेम आपने रन किया, आपने कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं व्हाट्सएप या फेसबुक या गूगल या एक्स वाई जेड, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है, वो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जाती है उसकी जो जिसको बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि जो हम प्रोसेस हमारे रन कर रहे हैं उसके जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सारी रैम में स्टोर होती हैं,
जैसे कि आपने एक बार अपने डिवाइस को ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, आपकी रैम एम्प्टी हो जाती है, वहां से आपकी कोई कन्फिग्रेशंस नहीं रहती। रोम में क्या होता है, रोम में आपकी जो कन्फिग्रेशंस की जाती है वो आपकी परमानेंट की जाती है, रोम की डिलीट नहीं होता, चाहे वो आपका पावर स्विच ऑफ हो जाए, आपका डिवाइस जो स्विच ऑफ हो जाए या स्विच ऑन रहे, ठीक है, वो आपकी सारी चीजें सेव रहती है। वहीं आपका जो ओएस वगैरह आपका जो सेव होता है, ठीक है, वहीं आपका ओएस वगैरह आपका सेव करके रखा जाता है, ठीक है। उसका मेन पर्पस क्या है कि पावर ऑन सेल टेस्ट इज द फर्स्ट डायग्नोस्टिक प्रोसेस दैट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन अ नेटवर्क स्विच इज पावर ऑन, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो वर्किंग होता है पोस्ट किया जाता है, तो किसी भी स्विच को स्विच बूट प्रोसेस का जो सबसे पहला फंक्शन होता है, जो सबसे पहला प्रोसेस है, वो है द पोस्ट पावर ऑन सेल टेस्ट। It is its primary purpose is to verify the proper functioning of essential hardware components before the switch loads its operating system. Post ensure that the switch hardware is in healthy state and capable of continuing the boot process safely. Post is critical because if it prevents booting and with booting with faulty hardware, it detects malware hardware failures early. It protects the operating system from the loading of unstable hardware. It helps administrator identify physical issue quickly. ठीक है। पोस्ट का क्या है कि सबसे पहले आपका यूज किया जाता है, सबसे पहले जो आपका डिवाइस होगा, जब सबसे पहले जब बूट लोड होगी तो सबसे पहले प्रोसेस होता था पोस्ट। पोस्ट चेक करता है कि स्विच के अंदर के हार्डवेयर पार्ट्स ठीक काम करते हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉल्टी हार्डवेयर के साथ स्विच बूट में आओ, कोई आपको जो होता है, अगर कोई फॉल्टी हार्डवेयर है, कोई आपका इंटरफेस आपका कोई वर्क नहीं कर रहा है, या फिर कोई लैन केवल आपका कोई पोर्ट्स आपका स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं गीगाबाइट्स के पोर्ट्स, या एन फास्ट इंटरनेट की पोर्ट्स है, जो एक्सवाइजेड पोर्ट्स है, ठीक है, या कोई अलग चिप आपने यूज की हुई है, वायरलेस के लिए यूज की हुई है, एक्सवाइजेड जो भी आप उसमें वर्क करते हैं, उसका हार्डवेयर होता है स्विच का, कोई मदरबोर्ड वगैरह होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है, तो वो आपका किसी भी फॉल्टी हार्डवेयर के साथ वर्क ना कर शुरू करते, ताकि वो बीच में कोई चेंजेस ना कर दे, बीच में कहीं वो आपका डाउन ना हो जाए, आपकी सारी वर्किंग फ्लो को आपको डाउन कर सकता है, ठीक है। तो वो चेक करता है आपका पोस्ट में कि आपके जितने डिवाइसेस होंगे, जितने हार्डवेयर वगैरह होते हैं, वो हेल्दी स्टेट में होते हैं, कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द बूट प्रोसेस सेफली, वो आगे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद आप चेक करता है कि आपका जो आईओएस वगैरह होता है वो किसी अनसेफ हार्डवेयर पे लोड ना हो, ठीक है, या कोई अलग उसमें फॉल्टी प्रोसेस में आपका जो ओएस सिस्टम होता है वो कहीं अलग जब जैसे कि हार्डवेयर आपका लोड होता है डिवाइस में, ठीक है, वो अनसेफ तो नहीं है, अनसेफ इन द सेंस कि कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं है जो बीच में चलते चलते आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश ना कर दे, या कोई अलग मिसकंफिगरेशन, कोई ऐसी चीजें ना हो आपके डिवाइस के ऊपर ना माल फंक्शंस ना कर जाए आपका डिवाइस, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर वेरीफाई की जाती है पोस्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, क्या अगर कोई भी आपका डिवाइस अगर एरर प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है, तो एडमिन को जो आपका यूज कर रहा है वो ब्लिंक पिंक बीप की बीप आती है, आपकी बीप लाइट्स होती है, या अलग अलग आपको इंडिकेशन आपको स्विच प्रोवाइड करता है, कि जिसके थ्रू पता चल जाता है कि हमारा जो वो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। अगर बेसिकली क्या हो जाता है, अगर पोस्ट आपका फेल हो जाता है, स्विच बूट नहीं करता आपका, अगर व्हेन इट्स सक्सेसफुल पोस्ट द स्विच कैन व्हेन इज सक्सेसफुल विदाउट अ सक्सेसफुल पोस्ट द स्विच कैन नॉट प्रोसेस द लोड थ्रू द बूट लोड और ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं करेगा, वो आगे जाके फर्दर वर्क नहीं करेगा, अगर आपका पोस्ट ही आपका फेल हो जाता है, मींस कि अपने डिवाइस का कोई भी एरर एरर आ जाता है पोस्ट परफॉर्म होते हुए, जब आपको पोस्ट प्रोसेस में होता है, आपको आउट ऑफ सेल जब आपकी प्रोसेस में होती है वर्किंग में, तो अगर कोई भी आपका हार्डवेयर होता है, सपोज को उनको कोई इंटरफेस वर्क नहीं कर रहा हो, या किसी मदरबोर्ड में दिक्कत आ गई है, वहाँ कोई जैम हो जाती है, आपकी रैम वगैरह में कहीं दिक्कत आ गई, आपकी कुछ वर्क नहीं कर रही, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है प्रॉपर्ली, या कहीं एरर आ रहा है, कुछ पार्ट्स आपके टूट गए हैं, मान लो करेगा, तो आपका बूट जो आपका प्रॉपर वर्किंग में नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं कि पोस्ट के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें होती है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट सबके होते हैं उनका क्या टेस्ट किया जाता है, जब पोस्ट के टाइम में जब बताया ना कि हार्डवेयर कंपोनेंट सबके टेस्ट किए जाएंगे कि आपके हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसका सीपीयू आपका टेस्ट किया जाता है, आपका रैम टेस्ट किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, उसके बाद आपकी फ्लैश मेमोरी आपकी सारी चीजें चेक की जाती है, आपके नेटवर्क के पोर्ट्स आपके चेक किए जाते हैं, आपका मदरबोर्ड एंड सिस्टम्स बस चेक किया जाता है प्रॉपर्ली, आपकी पावर सप्लाई वगैरह सारी चीजें जो होती है वो सारी चीजें चेक की जाएंगी कि प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है।
बेसिकली सीपीयू में क्या चेक किया जाएगा कि सीपीयू में जो आपका इंस्ट्रक्शंस है, जो आपके सीपीयू का इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि ये वर्क करना है, ये वर्क करना है, वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, रजिस्टर और क्लॉक सिग्नल्स आपके स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका सीपीयू फेल हो जाता है, आपको पोस्ट स्विच, आपका जो बेसिकली स्विच होगा वो डेड हो जाएगा, स्विच आपका वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो रैम होता है, रैम मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें वेरिफिकेशन की जाती है, इसमें रनिंग मेमोरी आपकी शेयर की जाती है, रैम आपका अवेलेबल है या नहीं है, रीड राइट प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा, रीड राइट ऑपरेशंस आपके प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे आपकी। ठीक है। और जो मैं बता रहा था आपको कि रैम में क्या क्या चीज़ें चलती है, जो आपका आईओएस वगैरह होता है वो सारा रैम के अंदर ही कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रन फ्रॉम रैम कॉन्फ़िगर फाइल्स आर प्रोसेस्ड इन रैम, स्विच टेबल्स आर मेंटेन्ड इन रैम। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी रैम के अंदर कॉन्फ़िगर की जाती है, मैक टेबल वगैरह रैम में स्टोर होती है, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस, रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस होती है जो वो आपकी रैम में सेव की जाती है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हम उसमें डाल देते हैं ना कि कोई हमने वीलैंस अपनी क्रिएट की, या इंटर वीलन हमने कोई राउटिंग प्रोवाइड की, वो की है, पोर्ट सिक्योरिटीज वगैरह हमने यूज की हुई है अपनी डिवाइस स्विच के ऊपर। ठीक है, ये किस कौन सा पोर्ट किस कौन सा पीसी किस पोर्ट पर है, हमारी कैम टेबल जो होती है, मैक एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हमारी कैम टेबल्स यूज की जाती है, वो सारी हमारी रैम के अंदर स्विच पर कॉन्फ़िगर की जाती है। अगर रैम हमारी ढीली हो जाती है, रैम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, तो वो हमारी कैम टेबल्स पर स्टोर नहीं होगी, डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर इजीली नहीं शेयर किया जा सकता, आर्म टेबल वाली होती है वो कहीं वो स्टोर नहीं होगी हमारी। आईओएस हमारा जो रैम होता है वो रैम में रन किया जाता है स्विच का। ठीक है, तो रैम में सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टोर की जाएंगी। ठीक है, तो कि क्या हमने प्रोटोकॉल यूज किया है, बीटीपी का प्रोटोकॉल हमने कौन सा यूज किया है, कौन सा किया है, या एक्सटेंशन जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती है उस पर, वो सारी चीज़ें अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस है वो हमारी कि हमने अभी कॉन्फ़िगर की है वो चल रही है, वो सारी चीज़ें वो रैम के अंदर स्टोर होती है। हमें वहां से उसको रैम से हटा के उसको एनवी रैम के अंदर स्टोर करने के लिए अलग कमांड से यूज करनी पड़ेगी, अलग हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जब हम अगर स्विच को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, हाँ एक चीज़ है कि अगर सपोज करो आपने कोई कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, सपोज करो आपने वीलैंस अपने स्विच पर कॉन्फ़िगर कर दी, आपने स्विच पर 4 वीलैंस कॉन्फ़िगर कर दी, वीलन ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने विलियंस कॉन्फ़िगर कर दी, आपने सुबह कॉन्फ़िगर करी सारी चीजें, शाम तक आपका स्विच प्रॉपर वर्क कर रहा था। अब क्या हुआ कि शाम को आपने स्विच को कर दिया ऑफ, क्लियर, तो अब क्या होगा जब आप दोबारा स्विच को ऑन करेंगे तो वो विलियंस की कॉन्फ़िगरेशंस वहां से हट जाते हैं, क्योंकि आपकी जो चीजें होती है वो रैम में स्टोर होगी, वो सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस होती है। आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस को अगर स्टोर करके रखना है, ठीक, कि आप अगर स्विच को बंद भी कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देंगे, पावर ऑफ कर देंगे, देन जब दोबारा पावर ऑन करेंगे तो वहां से आपकी कॉन्फ़िगरेशंस वापस वही कॉन्फ़िगरेशंस, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशंस को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर सेव करना होगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको सेव करके रखना होगा, जहाँ जिसको बोलते हैं एनवीरैम, नॉन वायलेंट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेव की जाती है सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपका फ्लैश मेमोरी जो बता पाएगी, फ्लैश मेमोरी आपकी सारी चीज चेक करेगी, रीडेबल है या नहीं है, आईओएस एक्सेस हो सकता है नहीं हो सकता, आईओएस स्टोर्ड है या नहीं है आपका। ठीक है, सिस्टम फाइल्स क्या है या नहीं है, क्या चीज़ें आपकी क्या क्या नहीं है, फाइल मेमोरी रीचेबल द स्विच कैन नॉट लोड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो बेसिकली क्या है कि जितनी हमारी चीज़ें इसमें चेक की जाएगी, नेटवर्क इंटरफेसेस, आपके पोर्ट्स जो मैंने बताया था कि गीगाबाइट का पोर्ट है आपका, फास्ट इंटरनेट का पोर्ट है, वो सारी चीज़ें चेक करनी हो रही है नहीं हो रही, मदरबोर्ड्स वगैरह आपकी वर्क कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, जैसे इसमें मदरबोर्ड्स, सिस्टम बस कम्युनिकेशन, इंटरनल कंट्रोलर्स, chipsets, ASICs, या फिर these components are responsible for data forwarding, switching logic, communication between hardware units, power supply, voltage levels, voltage correct है नहीं है, power stable है नहीं है, wrong voltage, hardware damage, incorrect voltage can damage components, so post halts the boot process power issue are detected। ठीक है, अब ये सारी चीज आपकी चेक की जाती है। स्विच का जो बूट प्रोसेस होता है, स्विच को बूट प्रोसेस में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है पोस्ट। पोस्ट में क्या किया जाता है कि पोस्ट में सारे आपके ऑटोमेटिक हार्डवेयर टेस्टिंग प्रोसेस होता है, जो स्विच ऑन होती है सबसे पहले रन होता है, और ये रोम मेमोरी में स्टोर होता है आपका, बेसिकली ये चेक करेगा कि आपकी जो हार्डवेयर डिवाइस है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं है। आइए जो आपका जो कोई वो आपका हार्डवेयर जो किसी जो आपका स्विच है वो किसी फॉल्टी हार्डवेयर के साथ इंस्टॉल करना स्टार्टअप तो नहीं हो रहा, स्टार्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आयुष किसी अनसेफ हार्डवेयर में तो लोड नहीं हो रहा आपका। उसके बाद क्या क्या चेक किया जाता है इसमें, सीपीयू, रैम, उसके बाद फ्लैश मेमोरी, नेटवर्क पोर्ट्स, मदरबोर्ड्स, पावर सप्लाई, ये सारी चीजें होती है जो आपकी चेक की जाती है डिवाइस के अंदर। एक बूट स्विच का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, बूट प्रोसेस में जो सबसे पहले स्टेज होती है जिसमें जिसको पोस्ट बोलते हैं, पावर ऑन सेंटर्स, उसमें सारी चीजें चेक की जाती है।
उसके बाद हमारा आता है बूट लोड एग्जीक्यूशन. The bootloader is small specialized program stored in switch, ROM, or flash memory that runs immediately after the power on cell test complete successful. Its primary role to its primary role is to initialize the hardware environment and load the switch operating system into RAM. The bootloader acts as an intermediate switch between hardware diagnostic and full operating systems operation OS. ठीक है. बूटलोडर क्या होता है? बूटलोडर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है. पोस्ट के आपके बाद आपका जो पोस्ट होता है, पोस्ट के बाद रन किया जाता है. देन उसके बाद आपके आईओएस को लोड करने में हेल्प करता है आपकी. ठीक है, कि आईओएस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड करने में ये आपका रोम या फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है. ठीक है. बूट लोडर के बेसिकली क्या क्या काम होते हैं? बेसिक हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, आईओएस इमेज को आपको लोकेट करना, आईओएस इमेज को लोड में रैम में लोड करना, फ्लैश मेमोरी से आपको इमेज को लोकेट करेगा, देन उसको रैम के अंदर लोड कर देगा. आपके रिकवरी ऑप्शंस वगैरह आप साइज से प्रोवाइड करता है, कैसे वर्क करनी है क्या नहीं करनी. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है कि बूट लोडर के बिना आपका विदाउट अ फंक्शनिंग बूट लोडर द स्विच कैन नॉट स्टार्ट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन नहीं कर सकता. ठीक है. अब आप कहते हैं बूट लोडर के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कि बूट लोडर क्या क्या फंक्शन यूज करेगा? हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन, बेसिक हार्डवेयर रेडी करेगा, आपका फाइल सिस्टम स्टार्टअप करेगा. ठीक. फाइल सिस्टम सेटअप, फाइल सिस्टम सेटअप को एक्सेस करने के लिए लायक बनाएगा आप कि उसको कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे आपकी सारी जब फर्दर उसमें वर्क करेगी, जब आपका फाइल का पूरा सिस्टम होता है. फ्लैश से आईओएस मेमोरी ढूंढेगा, आपका आईओएस इमेज ढूंढेगा, उसको आईओएस को वैलिडेट करेगा कि हाँ यही प्रॉपर मुझे वर्क करना था, यही करता है, करप्ट तो नहीं है ये, इसमें कोई कन्फिग्रेशन में दिक्कत तो नहीं है, ये चलने में प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब करप्ट यानी कि फॉल्टी आपकी आईओएस इमेज नहीं होनी चाहिए. उसको फिर रैम के अंदर लोड कर देगा, रैम के अंदर लोड होती है वो सारी चीजें आपकी वर्क करना शुरू कर देगी. वो एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो जाएगा. आइए इसके फ्लैश से में कॉपी करता है बेसिकली. ठीक है. फिर आपके बूट लोडर के अलग अलग मोड्स आते हैं आपके, कि रिकवरी मोड है आपका, या आईओएस लोड कैसे वर्क करना है. ठीक है, जो आपके शायद यहाँ लिखे भी होंगे. द बूट लोडर में द प्रोसेस बिफोर द सिस्टम लोड्स पावर ऑन सेल्टर फ्लैश मेमोरी. ये आपके वो थे फंक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग बूट लोड, जो मैं बताया था. हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन, फाइल सिस्टम इनिशियलाइजेशन, लोकेटिंग द आईओएस, वैलिडेट द आईओएस, लोडिंग द आईओएस इनटू रैम. ठीक है. उसके बाद बूट लोड मोड रिकवरी, लिसनिंग फ्लैश कंटेंट, मैन्युअली बूटिंग. ठीक है. Listening flash and manually booting an iOS image, setting boot variables, perform password recovery iOS via TFTP. TFTP सर्विस चलती है जो आपका डाटा शेयर करने के लिए यूज की जाती है. TFTP वगैरह के थ्रू भी आप अपना जो होती है आपकी फाइल्स होती है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. बूट लोडिंग तो कोई भी बूट जो आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपने डिवाइस पर रन कर सकते हैं आप. ठीक है. तो ये सारे आपके होते हैं. जी, आपके दो प्रोसेस हो चुके हैं, कि दो कैसे कि बूट लोडर प्रोसेस के लिए स्विच बूट लोडर प्रोसेस होता है पूरा. उसमें जो हमारा सेकंड वर्जन था, कि सेकंड चीज सेकंड स्टेज हमारी जो थी वो कैसे कैसे वर्क करती है. उसके बाद आता था फाइल्स, फ्लैश फाइल सिस्टम इनिशियलाइजेशन. Flash file system initialization is a critical stage in the Cisco switch boot process. At this stage, the bootloader prepares the switch flash memory so that operating system can be located and loaded. Flash memory acts as non-volatile storage, meaning it retains data even when the switch is powered off. Without proper flash initialization, the switch cannot process to iOS and therefore cannot become operational. अब इसमें क्या हो जाएगा, फाइल इनिशियलाइजेशन पे क्या होता है, हमारा जो स्टेज 3 होती है उसमें, इस स्टेज में क्या है, बूट लोडर हमारे जो हमारा होता है जो सेकंड बूट लोडर जो मैंने सेकंड उसमें पढ़ा था, वो हमारी फ्लैश मेमोरी को यूजेबल बनाता है, ताकि जो आईओएस की जो फाइल्स रीड की जा सके. ठीक है. जो हम आईओएस अपना रोम के अंदर शेयर किए जाते हैं, तो उसके आईओएस की फाइल्स वगैरह हमारी प्रॉपर वर्क कर सके, प्रॉपर रीड कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके, जो आपकी वर्किंग फंक्शंस में क्रिएट हो सके पूरा. फ्लैश एक नॉन वैलिड मेमोरी होती है. पावर ऑफ होने पर भी आपका डाटा सेव रहता है बेसिकली, जैसे आपका एनवीरैम के अंदर आपका डाटा सेव रहता है या रोम के अंदर आपका डाटा सेव रहता है.
सेम प्रोसेस इसमें होता है कि आपका जो अगर iOS जो होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है, ताकि आपका पावर ऑफ होने के बाद भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट ना हो आपकी। अगर जैसे रैम की तरह आपकी पावर ऑफ होने के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन सारी आपकी डिलीट हो जाती है, तो सेम जो आपका फ्लैश है, फ्लैश इसका ऑपोजिट वर्क करता है। पावर ऑफ होने के बाद भी आपकी जो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस की जाती है, इसके अंदर जो मेमोरी हम स्टोर करके रखते हैं, जो इसमें फाइल्स डाल के रखते हैं, वो डिलीट नहीं होती, वो हमेशा एज इट इज़ रहती है, वो सेफ रहती है बेसिकली। सेफ एनवायरनमेंट होता है हमारा फ्लैश का। ठीक है, अब आते हैं कि फ्लैश नहीं के क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कि iOS इमेज एक्सेस करना, कि आई सब सारी हमारी iOS वगैरह होगी उसकी इमेज को एक्सेस करेगा। ठीक है, फ्लैश फोल्डर्स, फ्लैश के फोल्डर्स और फाइल्स को रीड करेगा हमारी। ठीक है। हाँ, और वीलेंस वगैरह का डाटा अगर होता है तो वीलेंस का डाटा हमारे प्रॉपर कॉन्फ़िगर करके देगा। या जो भी एक्सवाइजेड जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती है उसमें पहले से कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमारे एनवीराम या फ्लैश मेमोरी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सब उसमें रखते हैं। ठीक है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस को उसको रखेगा। या है ना कि एक्सेस स्टोर्ड iOS इमेज, फ्लैश इज द प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन फॉर द स्विच iOS इमेज, द बूट लोडर मस्ट बी एबल टू रीड फ्लैश इन ऑर्डर टू लोकेट दिस फाइल। क्लियर। देन उसके बाद रीड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, द फ्लैश मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद लोकेट, the flash memory is organized like a simple file system. It allows the bootloader to read file names, identify directories, determine file size and locations. देन उसके बाद हमारे तक लोड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स, जैसे VLAN हमारा आता है। ठीक है, VLAन का डाटाबेस अगर कोई कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है पहले से, वो उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद अगर कोई बैकअप हमारा होता है, उसको कैसे वर्क करनी है, या हमारे जो क्रैशेस होती है, कोई लॉग फाइल वगैरह होगी, उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमारा फाइल सिस्टम के टाइम पे आएगा, कि जब प्रोसेस होता है फाइल सिस्टम एनालिसिस का टाइम आता है हमारा। ठीक है, फ्लैश एनालिसिस का, तो उसमें सारी चीजें वेरीफाई की जाती है। रीड डायरेक्ट स्ट्रक्चर, फ्लैश सिंपल फाइल सिस्टम जैसा होता है, दूसरे के टाइम इनिलाइजेशन के टाइम बूट लोडर फोल्डर स्ट्रक्चर समझता है। फाइल पार्ट्स रीड करता है कि हमारा जो फाइल के अंदर कोई हमारा जो बिन फाइल हमारी होती है या iOS फाइल होती है, वो कहाँ हमारी सेव होती है, किस पाथ के अंदर सेव की जाती है। ठीक है, कहाँ किस डायरेक्टरी के अंदर है, कोई फाइल्स किस मतलब पाथ उसको वेरीफाई करेगा, उसका रूट को वेरीफाई करेगा कहाँ तक वो हमारा है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेगा, उसके अंदर क्या फाइल्स होती हैं। क्लियर। अब उसके बाद जैसे कि हमारा रीडायरेक्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा। ठीक है, रीड द फाइल्स नेम, कि iOS इमेज को एग्जैक्ट नाम पता होगा जो हमारी iOS फाइल होती है। iOS 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 ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल। जो हमारी iOS फाइल होती है उसका एग्जैक्ट कहाँ क्या नाम पता होता है, कि उसको इजीली रीड करके निकाल सके, तो ज़्यादा उसमें घूमना ना पड़े, उसको ज़्यादा कन्फिगरेशंस में कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको कोई गलत कन्फिगरेशन फाइल हमारी इनपुट ना कर दे, एग्जीक्यूट ना कर दे, रोम के अंदर पेस्ट ना कर दे। इसलिए उसको एग्जैक्ट नेम हमें पता होना चाहिए अपने iOS फाइल्स का, किस फोल्डर या iOS या सिस्टम फाइल्स हमारी, फाइल साइज क्या है, लोकेशंस वगैरह क्या है, फाइल साइज हमारा करेक्ट है नहीं है, कंप्लीट है या करप्टेड है। क्योंकि अगर फाइल साइज हमें प्रॉपर नहीं पता होगा उसका, ठीक है, डिटरमाइन फाइल साइज एंड लोकेशन, जैसे कि अगर उसको प्रॉपर फाइल साइज नहीं पता होगा, कोई गलत फाइल हमने उसको कैप्चर कर लेगा और रोम के अंदर इंस्टॉल कर देगा, तो हो सकता है कि करप्टेड फाइल्स उसके अंदर इंस्टॉल हो सकती हो हमारी। ठीक है, तो सभी प्रोसेस होते हैं कि रीड फाइल्स वगैरह करना। लोकेट कन्फिगरेशन रिलेटेड फाइल्स की हमारी कन्फिगरेशंस वगैरह कौन कौन सी पहले कन्फिगरेशंस हो चुकी थी, कि हमने कि जैसे हमने पोर्ट सिक्योरिटी उस पर कन्फिगर की हुई है नहीं की हुई, वीलेंस वगैरह हमने उस पर कन्फिगर की हुई है नहीं की हुई, वीटीपी वगैरह हमारा कन्फिगर है या नहीं है। जो भी एक्स वाई जेड हमारी कन्फिगरेशंस हो सकती है स्विच पर, जो भी या हमारी टाइम टेबल हमारी क्रिएट की जाती है, वो सारी उस पर वर्किंग है या नहीं है। ठीक है। कोई बैकअप वगैरह है या नहीं है, कोई लॉग फाइल्स हमारी होती है या नहीं होती, वो सारी चीज़ें हमारी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है पर फाइल सिस्टम के टाइम पर। ठीक है, अब आते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइल सिस्टम इनिशियलाइजेशंस। बिफोर द स्टेज फ्लैश मेमोरी एग्जिस्ट फिजिकली बट इट इज नॉट yet mounted or readable. Flash initialization converts raw flash storage into a usable file system, enable the bootloader to interact with stored files. तो इसमें क्या हुआ कि जो सबसे पहले थे वो सिर्फ बस
कि विदाउट कि जो हमारी फाइल्स एग्जिस्ट तो करती थी आपके सर्वर के ऊपर, आपके स्विच के ऊपर, वो सारी फाइल्स एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन वो ना रीडेबल थी, ना माउंट की हुई थी किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू, या किसी अदर फोल्डर के साथ माउंट वगैरह नहीं की हुई थी। तो क्या करेगा, आपका इंस्टॉलेशन के जो आपका स्टेज 3 होता है उसमें सारी फाइल्स को रीडेबल क्रिएट करता है, ठीक है, उनको एक्सेस प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली स्टोर हो सके, इजीली उनको कॉन्फ़िगर रोम के अंदर स्टोर कॉपी किया जा सके, देन उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में लोड किया जा सके, रोम के अंदर लोड किया जा सके, ताकि आपकी सारी चीज़ें वर्क कर सके। आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस थी, आपकी वो सारी जो स्टोर्ड फाइल्स थी आपकी, वो सारी चीज़ें वर्किंग फंक्शंस में आ सके, ठीक है। विदाउट फाइल इनिशियलाइजेशन द बूट लोडर कैन नॉट इवन सी द iOS इमेज, ठीक है। तो बूट लोडर को iOS इमेज ढूंढने के लिए वो सारी चीज़ें फ्लैश मेमोरी का वर्क किया जाता है, ठीक है। But the key actions performed during flash initialization, detecting of flash memory। तो जो हमारे जो सबसे अब तक जो हम पूरा पढ़ चुके हैं उसके जो परफॉर्म होता है, हमारा जो पूरा एक्शंस हमारा फाइल सिस्टम एनालिसिस के टाइम पर हमारा पूरा परफॉर्म किया जाता है, पूरी सारी चीज़ें जो हमारा प्रोसेस फॉलो किया गया था, ठीक है। उस सारे उसके बारे में बताया गया कि जो सब हमारे अलग अलग इसमें स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, जो हमारे कि डिटेक्शन ऑफ फाइल मेमोरी हमारी कहाँ शेयर की गई थी, ठीक है। उसकी शेयर के अंदर लोकेट करना बेसिकली उसको कि कौन से फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है, iOS फाइल्स थी हमारी, ठीक है। उसके बाद फल उसको माउंट करना उसके साथ, ताकि वहाँ से रीड राइट की परमिशन हमारी सारी चीज़ें मिल जाए, रीडेबल्स मिल जाए, उसके रीडेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर सके, ठीक है, वो फाइल्स रीडेबल हो सके, ताकि उस पर रैम के अंदर कन्फिगर किया जा सके, रैम उसको स्टोर करके रनिंग कन्फिगरेशन पे उसको कॉपी कर सके, रनिंग कन्फिगरेशन उसको क्रिएट कर सके, बना सके, उसको रनिंग मोड में ला सके, ठीक है। अब बेसिकली जो आप फाइल एक्सेस उसमें कर सकते हैं, क्योंकि iOS जो फाइल होगी हमारी उसको एक्सेस कर सकता है बूट, ठीक है। उसके बाद रीडिंग स्ट्रक्चर वगैरह जो मैंने वो आपको बताया कि स्ट्रक्चर्स वगैरह सारा उसको रीड करना है, कैसे रीड करना है, नहीं करना, ठीक है। देन वेरीफाइंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्टोर्स, iOS करप्टेड तो नहीं है, रीडायरेक्ट तो नहीं आ रहा आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ों में चेक की जाएगी। अब फ्लैश में उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग फ्लैश फॉर iOS रिट्रीवल्स, फ्लैश इज मार्क्ड रेडी फॉर फाइल्स एक्सेस एंड iOS एक्सट्रैक्शन, द बूट लोडर कैन नाउ सेफली लोड द iOS इनटू रैम। तो आपका जो लास्ट प्रोसेस था उसमें कि आपका रैम के अंदर उसको लोकेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसको फाइल आइडेंटिफाई किया, देन उसके बाद माउंट किया, उसके बाद उसका डाटाबेस वगैरह पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा, रीडिंग डाटाबेस, रीडिंग फाइल स्ट्रक्चर के प्रॉपर वर्क है या नहीं है, एक्सेसिबिलिटी उसको स्टोर करके चेक करी उसको स्टोर फाइल के अंदर कि वहाँ तक हम रीचेबिलिटी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वहाँ से कोई डाटा हम कॉपी करके निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। देन उसके बाद उसको रोम रैम के अंदर कॉपी कर दिया जाता है, जिसके थ्रू वो अब एग्जीक्यूट हो सकती है चीजें। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेज, लोडिंग द iOS इमेज। द द इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, Internetwork Operating System (iOS) is the core system software of the Cisco switch. It controls all switching and management functions and provides the interface through which administrators configure and monitor the device. iOS is responsible for controlling frame switching operations, managing VLANs and MAC tables, providing CLI access, implementing security monitoring and management features. Without iOS, the switch cannot perform any networking functions. आयुष क्या होता है, आयुष बेसिकली आपका ब्रेन होता है, कोर सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर, कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ स्विच, जो आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर का कोर होता है, बेसिकली ब्रेन किया जाता है। इसका क्या काम होता है, स्विच आपका स्विचिंग वगैरह सारी चीजें कंट्रोल करेगा, विलेंस आपकी सारी चीजें मैनेज करेगा कि विलेंस कितने टाइप के विलेंस, आपको कितने विलेंस बनाई गई थी, किस विलेन के अंदर कौन सा आपने पोर्ट है आपका जो एफ है 0/1 है 2 है 3 है, या किस विलेन के अंदर आपने कौन सा पोर्ट को कन्फिगरेशन प्रोवाइड किया, कौन सा पोर्ट उसने अलाइन किया गया विलेन के अंदर, कितनी विलेंस बनी हुई थी, ठीक है। इंटर विलेन आपने राउटिंग प्रोवाइड की है नहीं की, आपको एक विलेन से दूसरे विलेन पे आपने परमिशन प्रोवाइड की है नहीं की, एसीएल जो आपको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैक एड्रेस वगैरह, आपकी जो मैक की टेबल, मैक एड्रेस वगैरह, मैक एड्रेस टेबल जो आपकी कैम टेबल होती है,
आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके रखिएगा उस पे कि किस पोर्ट पर कौन सा मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर है, क्योंकि आपका स्विच जो होता है वो मैक एड्रेस पर वर्क करेगा। तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए स्विच मैक एड्रेस के थ्रू डाटा शेयर करता है, तो वो वेरीफाई करता है कि कौन सी डिवाइस पर कौन से पोर्ट पर कौन सा मैक एड्रेस हमारा कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। उसके बाद कमांड लाइन आपका इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है कि जिससे हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कमांड लाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। एक्सेस लिस्ट वगैरह हमें कोई कॉन्फ़िगर करनी है वो एक्सेस लिस्ट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारी पोर्ट सिक्योरिटीज वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कोई भी हमारी कमांड्स होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, या टेलनेट के थ्रू एक्सेस लेना है या एसएसएस के थ्रू एक्सेस लेना है हमें उस स्विच का, तो वो सारी चीज़ें हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट फीचर्स इंप्लीमेंट करता है आपका। क्लियर? तो उसके बाद आता हमारा पर्पज ऑफ iOS लोडिंग। द पर्पज ऑफ स्टेज इज टू लोकेट a valid iOS image loaded second. iOS image, अच्छा iOS image है नहीं तो आपकी। The purpose of this stage is to locate a valid iOS image leading to RAM transfer control the system from the bootloader to iOS. The stage marks the transmission from basic startup to fully operating system controls. ठीक है, अब उसके बाद तब का iOS loading process. Clear? iOS checking boot environment variable. The bootloader first checks the boot environment variables which specify the iOS file name. ठीक है, आपके बूट वेरिएंट्स सारी चीजें चेक करेगा। बूट लोडर बूट वेरिएबल देखता है आपका। ठीक है, चेकिंग बूट एनवायरनमेंट वेरिएबल, द बूट लोडर फर्स्ट चेक्स द बूट एनवायरनमेंट वेरिएबल विच स्पेसिफाई द iOS फाइल नेम, स्टोरेज लोकेशंस यूजुअली फ्लैश्ड इफ द बूट वेरिएबल इज डिफाइंड, द स्विच फॉलोज स्ट्रिक्टली। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि कैसे क्या सारी चीजें वर्क करते हैं आपकी। उनको फाइल नेम वगैरह आपका स्टोर चेक करना कि प्रॉपर फाइल नेम है या नहीं है फाइल नेम के थ्रू iOS फाइल्स का। ठीक है, इफ अ बूट वेरिएबल इज डिफाइंड द स्विच फॉलोज स्ट्रिक्टली। क्लियर? अगर आपका बेसिकली आपके बूट में उसमें पहले iOS का फाइल नेम अगर आपको बता दिया जाता है पहले से ही, तो वो स्विच उसको डेफिनेटली सिर्फ उसी को ही फॉलो करेगा, उसी चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, वो सिर्फ उसी फाइल को एक्सेस करेगा। अगर नहीं हो रही तो वो उस दूसरी फाइल को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर सर्चिंग फॉर iOS image in flash memory, if no boot variable is set, the bootloader searches flash memory for a default iOS image. User predefined naming convention to locate this image. फ्लैश मेमोरी इज द प्राइमरी आईओ स्टोरेज लोकेशन इन अ स्विच। बेसिकली जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है वो सिर्फ स्विच में नहीं, वो आपकी किसी भी कोई भी आपका डिवाइस होता है, कोई आपका राउटर होता है, आपका कोई लैपटॉप होता है, कोई आपका पीसी होता है, आपका कोई स्मार्ट टीवी होता है, स्मार्ट वॉच होती है, आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, जिसमें भी कोई भी आप डिवाइसेस यूज करें जो बूटिंग प्रोसेस में आते हैं, तो आपकी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो आईओएस लोकेट करने के लिए डिफॉल्ट ही लोकेशन होती है। सबसे पहले अगर आपको वेरिएबल्स नहीं दिए जाते, आपको स्पेसिफाई नहीं बताया जाता बूट लोडर को कि कौन सी आपको जैसे जैसे पीसी वगैरह होते हैं उसमें ड्यूल बूट यूज कर लेते हैं कि विंडो अलग अलग विंडोज अपने रन की हुई है एक ही साथ। ठीक है, एक ही उसमें बूट में, तो वो आपसे पूछ लेता है कि कौन सी विंडो अपनी रन करनी है या नहीं करनी। लेकिन अगर या तो एक ही होती है या फिर अगर आपको स्पेसिफिक बता देते हैं कि कौन सी विंडो यूज रन करनी है, तो वहीं जाता है स्पेसिफिक चीज़ों को ढूंढ के रन करता है। लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ आपने, तो वो जो फ्लैश मेमोरी के अंदर जो आपकी डिफॉल्ट विंडो होगी iOS इमेज होती है आपकी, वो उसी इमेज को सर्च करता है। तो और इमेज सर्च करने के लिए तो उसकी फ्लैश मेमोरी होती है, जो भी वो आपको बताते हैं, रैम रोम फ्लैश मेमोरी एनवी रैम, ये सारी चीज़ें आपकी होती है। तो वो फ्लैश मेमोरी आपकी होती है, फ्लैश मेमोरी आपकी iOS के लिए सर्चिंग करने के लिए डिफॉल्ट लोकेशन होती है। वैलिडेटिंग द iOS, चेक वेदर द iOS इमेज इज रीडेबल, वेरीफाई इमेज फॉर्मेट एंड साइज XYZ। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि iOS copying iOS from flash into RAM, transferring control to iOS। अब उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेज, कॉन्फ़िगरेशंस लोडिंग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस लोडिंग क्या है? iOS लोड होने के बाद स्विच अपनी सेव सेटिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपको अप्लाई करता है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपकी एनवी रैम में स्टोर की जाती है। कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ द स्विच बूट प्रोसेस आफ्टर द iOS इज फुली लोडेड
and initialize. The switch looks for startup configuration file stored in NVRAM, non-volatile RAM. NVRAM क्या होती है? NVRAM आपकी होती है परमानेंट मेमोरी बेसिकली। अगर इसके अंदर जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे सपोज करो आपने राउटर पर कॉन्फ़िगरेशंस किया और आपने स्विच पे जो अपनी विलेंस वगैरह आइडेंटिफाई की हुई है, अब अगर वो सिर्फ रैम में वर्क हुई है, आपने एनवी रैम में उसको चेंजेस नहीं किए, तो अगर रैम में जब आप स्टोर करते हो तो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस रहती है। जैसे ही आप स्विच को ऑफ कर दोगे, पावर ऑफ कर दोगे, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जितनी बार मैं स्विच को पावर ऑन करूँ, मेरी हर बार कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन में जब तक मैं उसको अपडेट ना करूँ, सेम कॉन्फ़िगरेशंस मेरी चलनी चाहिए, तो आपको वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस एनवीरैम के अंदर स्टोर करके रखनी होगी, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी सेव कर दी जाती है, तो सेम आपकी जो आपने कॉन्फ़िगर किया, कोई आपने सेटिंग्स जो आपने कॉन्फ़िगर की थी, अपनी कोई वीलन आपने क्रिएट की थी, आपने कोई अगर राउटर है, राउटर पे राउटर के एनवीरैम के अंदर आप कॉन्फ़िगर करते हैं कि किस आईपी को कौन से अपने राउटिंग टेबल यूज की हुई है, राउटिंग प्रोसेस आपने कौन सा यूज किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपका स्टैटिकली है, डायनेमिकली है, कौन सा आपने प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है, क्या इंटरफेसेस को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किए हैं, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाती है। आपको हर बार कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सारी चीजें आपके एनवीरैम के थ्रू फाइंड करके देन उसको रनिंग प्रोसेस में रैम के अंदर कॉपी कर दिया जाता है, रनिंग प्रोसेस में उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। The purpose of this stage is to apply all previously saved settings so that the switch can operate with the correct network behavior. The startup configuration defines how the switch should function in the network. If typically includes VLAN definitions, interface configurations, access trunk mode, speed, duplex, हाँ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स, ये आपके जो पोर्ट्स होते हैं, आपका जो अगर कोई पोर्ट है फास्ट इंटरनेट 0/1 में आपका पोर्ट है सपोज, तो वो ट्रंक पोर्ट था या एक्सेस पोर्ट था, ठीक है। ये आपकी स्पीड क्या है, आपका जो क्या डुप्लेक्स आपको यूज करना, सिंगल 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 डुप्लेक्स, आप डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। आपके सिक्योरिटी पासवर्ड से आपका कंसोल है, बीटीवाई है, या आपका बीटीपी आपने लगाया है, आपने क्या इनेबल किया, आपका पोर्ट सिक्योरिटीज वगैरह है या नहीं है लगाई हुई, ठीक है। मैनेज आईपी एंड डिफॉल्ट गेट आईपी एड्रेस तो बेसिकली राउटर पर वर्क किए जाते हैं, लेकिन स्विच पे तो नहीं किए। उसके बाद एसटीपी आपकी जो होती है, या फिर ट्रंकिंग कॉन्फ़िगरेशंस आपकी जरूर करनी है, वीलेंस वगैरह कैसे करनी है, ठीक है। विदाउट दिस कॉन्फ़िगरेशन द स्विच ऑपरेट्स विद डिफॉल्ट सेटिंग ओनली। अगर आपका एनवीराम आपकी कॉन्फ़िगर नहीं होती, आपके एनवीराम आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो आपने जो भी सेटिंग्स आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन की थी स्विच को पावर ऑफ करने से पहले, वो सारी चीजें आपकी डिलीट हो जाएगी। आपका स्विच डिफॉल्ट से यूज शुरू करेगा, वो आपको प्रॉम्प्ट ओपन करके देगा अब में कोई कॉन्फ़िगरेशंस करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अब चेकिंग एनवीराम फॉर स्टार्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग प्रोसेस एनवीराम में चेक करेगा। वंस आईओएस इज रनिंग इट सर्च एनवीराम फॉर फाइल कॉल्ड स्टार्टअप कॉन्फ़िग। वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेगा, और उसके पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलती हैं, ठीक है, तो वो एनवीराम को रैम के अंदर इंस्टॉल कर देगा। रैम बिकम्स इट बिकम्स इन रैम इट बिकम्स द रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव कॉन्फ़िगरेशंस। I use execute the configurations line by line, applying VLANs, interface, VLAN setting, interface setting, IP addresses, security policies, protocol configurations. After execution, interfaces are activated according to the configurations. तो आपके जो सारे configurations होंगे, अगर आपके पास startup configurations मिस हो जाती है, तो क्या होता है कि if iOS doesn't find a startup configuration in NVRAM, the switch enters startup mode and also known as initial configuration dialog। वो आपसे पूछेगा कि अब तुम्हें configuration dialog would you like to enter the initial configuration dialog, yes no। तो अगर आप yes करते हैं तो आपसे सारी configuration पूछेगा कि host name क्या है मेरा, डिवाइस का क्या नाम रखना है, क्या अपनी configurations करनी थी, सारी चीजें बेसिकली डिफॉल्ट में चला जाता है आपका, कि अब आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से आपको शुरू करनी होगी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी कंपोनेंट्स यूजिंग स्विच प्रोसेस, रोम, फ्लैश, रैम, एनवीरैम, कैम। स्टोर्ड पोस्ट एंड बूट लोडर, फ्लैश में आपका स्टोर्ड आईओएस इमेज, रैम में स्टोर्ड आईओएस एंड एक्टिव रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, एनवीरैम स्टोर्ड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस, कैम मतलब आपका मैक एड्रेस आपकी टेबल जो आपकी स्टोर की जाती है। तो बेसिकली ये था हमारा जो स्विच बूट प्रोसेस होता है, कि स्विच जब हम पावर ऑन करते हैं, ठीक है, तो पावर ऑन होने से लेकर जब आपका फुल्ली ऑपरेशनल स्विच होने तक उसमें क्या क्या बीच में वर्किंग किया जाता है, क्या उसके हार्डवेयर की कैसे कॉन्फ़िगरेशन चेक की जाती है कि हमारा कोई वर्क कर रहा है नहीं, ये करना, ठीक है।
तो हमारे 5 अलग अलग स्टेप्स के थ्रू शेयर किया जाता है। एक अलग अलग आपकी स्टेजेस होती है, उस स्टेजेस के थ्रू आपकी पूरा जो स्विच होता है वो पावर ऑन होने से लेके एंड फुल्ली ऑपरेशन स्विच क्रिएट बनने तक आपकी अलग अलग स्टेजेस आपकी फॉलो की जाती है। पावर ऑन सेल टेस्ट जिसमें वो हार्डवेयर वगैरह कन्फिगरेशन चेक करता है, फिर बूट लोडर का एग्जीक्यूशन किया जाता है फ्लैश फाइल के थ्रू। फ्लैश फाइल से बूट लोडर को उठाया जाएगा, उसको फाइंड किया जाएगा। ठीक है, फ्लैश फाइल आपको कैसे इंस्टॉल की जाती है, वो क्या उसका प्रॉपर फंक्शन है, उसके लोडिंग जो आईओएस में होती है उसको लोड कैसे करना है, उसको डिटेक्ट कैसे करना है, पहले उसकी फ्लैश फाइल को एक्सेस करना, उसको डिवाइस को ढूंढना, उसकी फाइल्स डाटाबेस वगैरह को रीड करना, फिर उसके बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग होती है। तो इस सभी को मिला के आपका जो स्विच होता है, फिर आपका फिर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्विच, आपका ऑपरेटिंग स्विच आप ऑपरेशनल बन जाता है। बेसिकली फुली ऑपरेशनल आपका स्विच क्रिएट हो जाता है, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन आप रन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है आप वो कर सकते हैं, फर्दर वर्क कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो भी आपका वर्किंग होगा।